हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी के बुक से बीपीएससी एडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने वाईसीटी के बुक से बीपीएससी एडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और इसके पहले की वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बटक मियां। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उसका नाम बटक मियां था और वह बिहार के मोतिहारी में एक नील संयंत्र के कर्मचारी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। और 2020 में सरकार के द्वारा इन उद्योगों की नई परिभाषा दी गई है, जिसमें सूक्ष्म उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें निवेश 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। वहीं लघु उद्योग वो उद्योग होंगे जिनमें निवेश 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होंगे। और मध्यम उद्योग वे उद्योग होंगे जिसमें निवेश 20 करोड़ से कम और टर्नओवर 100 करोड़ से कम होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध है? पहला, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। दूसरा, समान नागरिक संहिता। तीसरा, छोटे परिवार का मानदंड। और चौथा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर्फ पहला और दूसरा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3, यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के अधिकार। ये 2 अधिकार ऐसे हैं जो कि भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। दिए गए ऑप्शंस में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लगाती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरावती। अमरावती शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 के दशक में। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी मध्य रेलवे का। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है और भारतीय रेल की स्थापना 1853 ईस्वी में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर का। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया।
बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है और इसका पूर्णिया जो जिला है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि मधुबनी, सीतामढ़ी और किशनगंज इन तीनों जिलों के साथ नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवालिक श्रेणी का। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का ही एक भाग है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को बिहार का उग्र किसान नेता कहा जाता है और इन्हें अपनी विद्रोही गतिविधियों के कारण 1922-23 में गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद और लखनऊ के जेलों में रहना पड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1920 में स्थापित बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी और 1921 में आयोजित इसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक थे और दूसरे सत्र की अध्यक्षता 1931 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। फिर क्वेश्चन नंबर 15, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। राष्ट्रीय विकास पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष 11 मई को और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर की जाती है, जबकि सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इसरो के द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गगनयान। इसरो के बहुप्रतीक्षित मानव अंतरिक्ष मिशन को गगनयान मिशन एवं इसके लिए प्रयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष यान को गगनयान नाम दिया गया है और यह मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश प्रांतों में पाया जाता है और इसकी छाल, कांटा, टहनियों और जड़ों से टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है, जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपचयन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन की अभिक्रिया है और इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। वहीं जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूखे। जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया।
कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस से। इंटरफेरॉन का संबंध वायरस से है और संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं का वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं उन्हें इंटरफेरॉन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल थैलीनुमा संरचना को लाइसोसोम कहते हैं और यह अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करता है और कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत्यु हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और इससे मुक्त एंजाइम अपने ही कोशिका को पचा देते हैं और इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, ट्यूब लाइटों तथा परख नलियों के प्रयोग में किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ट्यूब लाइटों और परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास सिलिका और बोरोन ट्राइऑक्साइड से बनता है, जिसे बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहते हैं और इसे साधारण भाषा में पोरेक्स कांच भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, CO2। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी से होकर गुजरती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और इसीलिए चूने का पानी दूधिया हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, सूखी बर्फ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सफेदा या व्हाइट लेड। सफेद सीसा या बेसिक लेड कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है और सफेद सीसा एक सफेद पाउडर भी है जो पानी में अघुलनशील है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपचयन। ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग तत्वों और यौगिकों के ऑक्सीजन से संयोग के लिए होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट का। पेंसिल लेड बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है और ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है और इसमें कमजोर सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधी कार्बन परमाणुओं की फिसलन युक्त परतें होती हैं, जिसके कारण इसकी प्रकृति कोमल होती है और इसे भारी मशीनों में ठोस स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्फा किरण। एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण अल्फा किरणें होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, गॉड पार्टिकल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हिग्स बोसान। वर्ष 2012 में CERN यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित गॉड कण की खोज की गई थी और इस कण का वैज्ञानिक नाम हिग्स बोसान है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तल। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह बाहर की तरफ उभरा होने के कारण हमेशा सीधा प्रतिबिंब और व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 33, दो कैंडेला का एक समद्विक स्रोत
जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 34, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगनी। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही सुमेलित क्रम होगा, वोल्ट मीटर का होगा विभवांतर, ए मीटर का होगा विद्युत धारा की तीव्रता का मापन, पोटेंशियोमीटर का होगा विद्युत वाहक बल, उसके बाद गैल्वेनोमीटर का होगा धारा की उपस्थिति और ओम मीटर का होगा विद्युत प्रतिरोध। इस तरह ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वाट। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत यानी कि चांदी की। चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक है और सबसे उच्च विद्युत प्रभावशील धातु में चांदी, तांबा और सोना क्रमशः आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कपड़ा उद्योग में। कपड़ा उद्योग देश का सबसे संगठित उद्योग है और भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी, लेकिन 1854 ईस्वी में कवासजी ढाबर के द्वारा मुंबई में स्थापित मुंबई स्पिनिंग वीविंग कंपनी भारत के आधुनिक सूती कपड़ा उद्योग की नींव मानी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह को। भारत में उदारीकरण की शुरुआत 1991 ईस्वी से हुई थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री पद पर रहते हुए भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आरंभ की थी और इसी के परिणाम स्वरूप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया, जिसे हम लोग शॉर्ट में एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। सड़कें, ऊर्जा और रेलवे ये तीनों ही आर्थिक अधिसंरचना में आते हैं, जबकि शिक्षा एवं स्वास्थ्य सामाजिक अधिसंरचना के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, 10वीं योजना की अवधि क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2002 से 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 2002 से 2007 तक है और इस योजना में साम्यता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 51.91%। फिर क्वेश्चन नंबर 43, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन डीपीआईआईटी की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1995 में। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र सरकार का एक विभाग है और यह मूल रूप से 1995 में स्थापित किया गया था और औद्योगिक विकास विभाग के विलय के साथ वर्ष 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया और वर्तमान स्वरूप में यह विभाग 27 जनवरी 2019 को आया। फिर क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सरकारी संसाधनों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार के पूंजी कर लगाने की संस्तुति की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्थानीय स्वशासन को। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है और संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से क्रमशः
पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी और अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का निर्देश राज्य को दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2004 में। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2004 में निर्मित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 47, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1992 में। सन 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया और संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है और इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है और संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है और सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। अनुच्छेद 53 क्लोज 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 माह। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है और 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है और यह समिति के 22 सदस्यों में 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है और लोक लेखा समिति के द्वारा भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया वार्षिक लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच भी की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान या अन्य संकटमय नियोजन में नियोजित नहीं किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। फिर क्वेश्चन नंबर 53, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा धारा 21 क में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 को शामिल करके इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1975 में। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 16 मई 1975 को भारत के 22वें राज्य के रूप में बना और इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि सिक्किम की विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 55, समुद्र पारी भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा।
समुद्र पारी भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के वे नागरिक समुद्र पारी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने हेतु योग्य होंगे जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत के नागरिक थे या भारत के नागरिक होने के पात्र थे। फिर क्वेश्चन नंबर 56, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना है और यह एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोनार राजस्थान। लोनार जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, न कि राजस्थान में। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्तियों पर। सामान्यतः वायु प्रदूषण का सीधा प्रभाव पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही उनके भोजन का निर्माण होता है और वायु प्रदूषण से पत्तियों के रोम छिद्र प्रभावित होते हैं और इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के प्रभाव से पौधों के अन्य भागों में भी प्रभाव देखा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्तमान समय में भारत में कुल 82 राम स्थल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी शुष्कातारंभी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन। शुष्क प्रारंभिक अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में लाइकेन प्रजाति कार्य करती है और लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 61, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धान का खेत। दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग धान का खेत भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, SO2 प्रदूषण सूचित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन के द्वारा। SO2 उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है और वायुमंडल में इनकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण करता है और लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। लाइकेन SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं, वे SO2 की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं, इसीलिए लाइकेन उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं जहां SO2 की सांद्रता अधिक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 64, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप, दमन और दीव और चंडीगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों में सबसे पहले लक्षद्वीप आता है जहां की साक्षरता दर 91.8% है। दूसरे नंबर पर दमन दीव आता है जहां का लिटरेसी रेट 87.1% है। तीसरे नंबर पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आता है जहां की साक्षरता दर 86.6% है। फिर आता है दिल्ली का स्थान जहां की साक्षरता दर 86.2% है और उसके बाद आता है चंडीगढ़ जिसकी साक्षरता दर 86.0% है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 2001-11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं,
क्योंकि 2001 से 2011 के दशक में भारत की दशकी जनसंख्या वृद्धि दर 17.70% रही है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, तकला मक्कान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन में। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है और ये दक्षिण में कुनलून पर्वत और पश्चिम में पामीर एवं उत्तर में तियान शान पर्वत से घिरा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में। वर्ष 2019 में सबसे अधिक सोने का उत्पादन चीन के द्वारा किया गया था और वर्तमान समय में भी सोने के उत्पादन का सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो चीन ही उत्पादन करता है, जो कि 11% है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है और दूसरे नंबर पर कनाडा है और तीसरे नंबर पे नामीबिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सोना खनन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कुलगाड़ी स्वर्ण कहानी स्थित है, जहां सोना खनन होता है और सोने का विश्व में सबसे अधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, शनि। शनि ग्रह का औसत घनत्व 0.7 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है, जो कि सभी ग्रहों में सबसे कम है और शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, ब्लू मून का तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूनम का चांद या पूर्णिमा। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है और इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 16.7 न्यूटन। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। तमिलनाडु का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, वहीं उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, CWG से। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मानसूनी वर्षा भारत की जलवायु को निर्धारित करता है और भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब अभिसरण क्षेत्र का ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसकने को माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुंदरवन। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है और इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील पर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 समुद्री मील यानी लगभग 21.9 किलोमीटर तक। फिर क्वेश्चन नंबर 79, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा।
भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। जुलाई 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्ता के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू हुआ था और इस अधिनियम का ड्राफ्ट लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था और इस अधिनियम को कैनिंग के समय में पारित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 81, अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्धा से। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की और पूरे देश की यात्रा की थी और 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया और जनवरी 1933 में इन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत 1868 ईस्वी को दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा हुई थी और शिशिर कुमार घोष इस पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एस.सी. बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। फिर क्वेश्चन नंबर 84, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मजहरुल हक ने। समाचार पत्र मदरलैंड का प्रकाशन मौलाना मजहरुल हक के द्वारा पटना के सदाकत आश्रम से सितंबर 1921 में किया गया था और गांधी जी ने इन्हें देशभूषण की उपाधि भी दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? पहला खेतिहर मजदूर, दूसरा साहूकार, तीसरा कृषक और चौथा जमींदार। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2, यानी केवल साहूकारों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस.एन. सेन ने। डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ तो धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, लेकिन उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था और एस.एन. सेन की प्रसिद्ध रचना 1857 है, जो कि 1857 की क्रांति के शताब्दी वर्ष में प्रकाशित हुई थी, यानी 1957 में। फिर क्वेश्चन नंबर 87, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वी.डी. सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर थे और यह बुक 1908-9 में प्रकाशित हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी की मंत्रिपरिषद सप्त प्रधान कहलाती थी। यह जो कथन है यह सही नहीं है, क्योंकि शिवाजी की मंत्रिपरिषद अष्ट प्रधान कहलाती थी, जिसमें 8 मंत्रियों का समूह होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 89, सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाजीराव द्वितीय। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी और इस संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजी संरक्षण और पूना में सहायक सेना रखना स्वीकार किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 90,
सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1657 में। सतनामी पंथ की स्थापना वीरवाहन नामक एक संत ने नारनौल में 1657 ईस्वी में की थी और सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार और नीची जाति के लोग थे। सत्य एवं ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वे अपने आप को सतनामी पुकारते थे और सतनामियों को एकेश्वरवादी संप्रदाय कहा गया है और इनके धार्मिक ग्रंथ को पोथी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दाग और हुलिया की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी से। रानी पद्मिनी की घटना अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जफर खां। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। फिर क्वेश्चन नंबर 94, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त वंश ने। गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। मौर्य वंश का शासनकाल 323 से 184 ईसा पूर्व तक था। शुंग वंश का शासनकाल 184 से 75 ईसा पूर्व तक था। वहीं गुप्त काल का शासनकाल 275 से 550 ईस्वी तक था और कुषाण वंश प्रथम शताब्दी तक शासन किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 95, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मशास्त्रों के समय में। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यजुर्वेद। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है और इसमें विविध यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है और यह 40 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें से केवल 75 स्वतंत्र मंत्र है और इसके पुरोहित को अधर्व्यू कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कार्तिकेय। कार्तिकेय एक वैदिक देवता नहीं थे। फिर क्वेश्चन नंबर 98, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को। 6 वर्षों तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 99, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मोगलीपुतीस के द्वारा। तृतीय जो बौद्ध सभा थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और इस समय 251 ईसा पूर्व का समय चल रहा था और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुतीस ने और इस समय राजा थे अशोक। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वैशेषिक ने। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत महर्षि कणाद द्वारा किया गया था और यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा हुआ है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी एडीओ के एक और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है और अगर आप इसी तरह और भी बीपीएससी एडीओ के प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।